गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपने टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने सिंपल प्रेजेंट फिनिश किया। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि आप जानते हो, हमको वाक्य हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानना जरूरी है कि कौन सा टेंस है। चलो इसकी पहचान लिख लेते हैं। पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए, उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वह खेल रहा है, ठीक है। किसी भी टेंस को पहचानना है तो हमने आपको बताया ना, हिंदी वाक्य के कहां देखना है, अंत में देखना है। देखो लास्ट में क्या आया, रहा है। रहा है आ गया ना, कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें काम चल रहा होता है लेकिन कितनी देर तक चलेगा हमको पता नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे वाक्य आएंगे कि काम चल रहा होता है लेकिन कितनी देर तक चलेगा ये पता नहीं। जैसे वह खेल रहा है, अब वो खेल तो रहा है लेकिन कब तक खेलेगा ये पता नहीं। फिलहाल हमको हिंदी में पहचानना है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आएंगे, अंत में देखना है। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलो अब हम चलते बेटा ट्रांसलेशन पर। और ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अफर्मेटिव मैंने आपको बताया था ना, कैसे वाक्य को अफर्मेटिव कहा जाता है, जिनसे सामान्य सी जानकारी मिले। जैसे अभी मैंने लिखा था ना, वह खेल रहा है, एक जानकारी है ना कि वह खेल रहा है, सामान्य सी जानकारी है। वो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। पहले हम इसका ट्रांसलेशन करने का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाइएगा, सब्जेक्ट आई है तो एम लगाइएगा, सब्जेक्ट आर है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाइएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें आईएनजी लगाइएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, अदर वर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर, ठीक। आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट में भी इज एम आर आया था, उसमें इसमें अंतर क्या है, इज एम उसमें जो था ना, इज एम आर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आईएनजी नहीं था, ठीक है। और उसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं था, सीधा सीधा यहाँ क्या था, एडजेक्टिव और नाउन। अरे उसकी पहचान भी अलग है। फिलहाल अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे बच्चे खेत में खेल रहे हैं। कोई भी वाक्य हमको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, वाक्य के अंत में देखना है क्या आया, रहे हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि सामान्य सी जानकारी दी जा रही है। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे। बच्चे की अंग्रेजी क्या होती है, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है ना, क्या लगेगा, आर। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। प्ले में क्या लगाना है, आईएनजी, ठीक है। अदर वर्ड, क्या खेल रहे हैं। जैसे मैं पूछूंगी बच्चे खेत में क्या खेल रहे हैं, कोई आंसर नहीं, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अदर वर्ड में क्या बचा, खेत में, इन द फील्ड। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस वाला, नैतिक किताब पढ़ रहा है, नैतिक किताब पढ़ रहा है। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, नैतिक।
उसके बाद नैतिक क्या है, सिंगुलर, अकेला लड़का है ना, क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड में क्या लगाना है, आईएनजी। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इज, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब किसकी बारी है, ऑब्जेक्ट की। नैतिक क्या पढ़ रहा है, उत्तर आया ना किताब, तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट लिख देंगे अ बुक। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, नैतिक इज रीडिंग अ बुक। ठीक, चलो आई वाला देख लेते हैं। ठीक, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। लास्ट में क्या आया, रहा हूं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसी भी हिंदी वाक्य का टेंस पहचानना आपको वाक्य के अंत में देखना है। अब टेंस वाइज याद करते चलो, जैसे उसमें क्या था, ता है, ती है, ते है, या केवल है हूं हो ही था। अब इसमें क्या है, रहा हूं, रही हूं, रहे हूं आ रहा है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में ता है, ती है, ते था, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। आई के साथ क्या लगेगा, एम। एम के बाद हमको वर्ब क्या है, टीच। टीच में क्या लगाना है, आईएनजी, आई एम टीचिंग। उसके बाद मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कोई उत्तर नहीं आया, मैं किसे पढ़ा रहा हूं, आंसर आ गया ना, बच्चों को। क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग टू चिल्ड्रेन। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, आई एम टीचिंग टू चिल्ड्रेन। चलो अब आते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव का ये हो गया। अब नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना लो इसी से, बड़ा आसान है बेटा, कुछ करना नहीं है। इज एम आर के बाद क्या लगा लेना है, नॉट लगा लेना है, बस कुछ करना नहीं है। इज एम आर प्लस नॉट हो जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सेम रहेगा, इज एम आर के पहले भी सब कुछ सेम रहेगा, वैसे ही नॉट बढ़ेगा। चलो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, वाक्य में क्या आएगा, नहीं। कैसे, बारिश नहीं हो रही है। देखो नहीं आ गया ना, सबसे पहले टेंस पहचानो, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस नहीं आया तो कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। चलो इसका ट्रांसलेशन कर देते। देखो अभी मैं पढ़ाऊंगा, दिन, जब जब कभी भी दिन, समय, बारिश, किसी प्राकृतिक घटना की बात हो, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, इट। तो यहाँ भी बारिश की बात हो रही है ना, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। इट के बाद क्या लगेगा, इज। इट सिंगुलर होता है, इट इज। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, रेन। रेन में क्या लगाना है, आईएनजी। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, इट इज नॉट रेनिंग। ठीक, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। माँ हर्षित खेल नहीं रहा है। ठीक है, हर्षित खेल नहीं रहा है, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी वाक्य ट्रांसलेशन के लिए मिले, सबसे पहले क्या करना है, टेंस पहचानना है। लास्ट में देखना है पहचानने के लिए, रहा है, आया है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और उसके बाद दूसरा काम क्या है, सेंटेंस पहचानना। नहीं आ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। चलो ट्रांसलेट कर देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, हर्षित। क्या हो जाएगा, हर्षित। उसके बाद इज एम आर में क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि हर्षित क्या है, सिंगुलर। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। नॉट के बाद वर्ब क्या है, प्ले। प्ले में क्या लगा देना है, आईएनजी। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, हर्षित इज नॉट प्लेइंग। चलो हम अब आते हैं बेटा इंट्रोगेटिव फर्स्ट पर, जिसको हम एस और नो टाइप कहते हैं। ठीक है, INTERROGADIVE, इंट्रोगेटिव फर्स्ट मैं अपनी सुविधा के लिए लिखा हूं, कहीं इंट्रोगेटिव फर्स्ट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, बस अपनी सुविधा और आपकी सुविधा के लिए इसको एसआर नो टाइप ही समझना आप। अब इसमें क्या करना है, इसी नेगेटिव से इंट्रोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर बना लो, कुछ करना नहीं है। इज एम आर को आगे लेके आ जाओ, सब्जेक्ट को कहां लेकर चले जाओ, इज एम आर की जगह पर। चलो कर देते हैं, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इज एम आर आगे आ गया और सब्जेक्ट कहां चला गया, पीछे, और लास्ट में क्या लग जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट की पहचान क्या है? प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा? वाक्य के शुरू में ही आ जाएगा। जैसे क्या आलोक गाना गा रहा है? क्या आलोक गाना गा रहा है? ठीक। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्या आलोक गाना गा रहा है? सबसे पहली बात फिर से वही काम, टेंस पहचानो, लास्ट में रहा है आया है। अब सेंटेंस पहचानो, प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आ गया, कौन सा कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव एस और नो टाइप हुआ। अगर गा रहा है तो हाँ बोलो, नहीं गा रहा है तो नहीं बोलो। ट्रांसलेशन करना है, सबसे पहले क्या लिखना है? इज एम और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आलोक। आलोक क्या है? सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज। इसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिख लो आलोक। उसके बाद इसमें कहीं नॉट आया है, कहीं नहीं आया है, नहीं आया ना, नॉट छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंग। सिंग में क्या लगाना है? आईएनजी। इज आलोक सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो पता कर लेते हैं, आलोक क्या गा रहा है? तो उत्तर आया ना गाना, तो यही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। इज आलोक सिंगिंग अ सॉन्ग। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या खिलाड़ी बस में सवार हो रहे हैं? क्या खिलाड़ी बस में सवार हो रहे हैं? वही है, रहे हैं लास्ट में आया। क्या प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया? रहे आया तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और क्या शब्द पहले आ गया तो कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव एस और नो टाइप। चलो ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? इज एम और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। खिलाड़ी क्या है? प्लूरल है ना, क्या लगाओगे? आर। आर के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लेयर्स। आर प्लेयर्स। यहाँ नहीं तो आया नहीं, कहीं पर तो नहीं लिखेंगे नहीं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सवार होना, चढ़ना, सबकी अंग्रेजी क्या होती है? गेट ऑन। तो गेट, गेट में क्या लगाना है? आईएनजी, गेटिंग ऑन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो गया। ऑब्जेक्ट सवारी, सॉरी खिलाड़ी क्या बस में क्या कर रहे हैं? कोई आंसर नहीं आया। बस में किससे कर रहे हैं? कोई आंसर नहीं आया, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं। अदर वर्ड में क्या है? बस में। क्या हो जाएगा? इन द बस। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। सॉरी यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा, सॉरी बेटा। आर प्लेयर्स गेटिंग ऑन इन बस। गेटिंग ऑन, ये दोनों ऑन जब तक मिलेगा नहीं, ये वर्ब का काम नहीं करेगा। आप ऑन और इन एक साथ लगाकर कंफ्यूज मत होना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इनकी जरूरत ही नहीं है, सॉरी बेटा। आर प्लेयर्स गेटिंग ऑन द बस, सॉरी बेटा, इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ ना मे का काम ऑन ही कर दे रहा है। मे चढ़ना का अर्थ ही होता है गेट ऑन। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट था। इंट्रोगेटिव सेकंड देख लो। इंट्रोगेटिव सेकंड में कुछ करना नहीं है। इंट्रोगेटिव सेकंड में इसको क्या कहते हैं हम? डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। डब्ल्यू एस टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द इसमें पहले आ जाता, सॉरी इंग्लिश में पहले आ जाता है, और हिंदी में क्या होता है? इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। और हिंदी में जो वाक्य मिलेगा उसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा? वाक्य के बीच में आएगा या वाक्य के अंत में। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है। और इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा या तो अंत में आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ करना नहीं है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर है ना, इसी के पहले क्या लगा दो? डब्ल्यू एच। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर। चलो ट्रांसलेट कर देते हैं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। वह आदमी क्यों काम नहीं कर रहा है? ये हमारा पहला वाक्य हो गया। वह आदमी क्यों काम नहीं कर रहा है? तो
टेंस पहचानो, रहा है, आया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और देखो प्रश्नवाचक शब्द क्यों कहाँ आ गया, वाक्य के बीच में आ गया, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, WH टाइप। ट्रांसलेशन करते सबसे पहले क्या लिखना है, WH। WH मतलब क्या, इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, भाई। उसके बाद हमको क्या लगाना है, इज, एम और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद सारा काम जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आपने किया था वही यहां भी करना है। इज, एम, आर किसके अकॉर्डिंग लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह आदमी। वह आदमी क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगेगा, इज। वाई इज दैट। अब क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह आदमी। सब आदमी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दैट पर्सन या दैट मैन। ठीक है, वाई इज दैट मैन। उसके बाद नहीं आया है ना, तो नहीं लगा लो, नॉट। उसके बाद काम करना की अंग्रेजी क्या होती है, वर्क। वर्क मतलब काम भी होता है, वर्क मतलब काम करना भी होता है। वाई इज दैट मैन नॉट वर्क, लिखो, वर्क में क्या लगा दो, ING, वर्किंग। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, वाई इज दैट मैन नॉट वर्किंग। या आप डूइंग वर्क भी कर सकते थे, ठीक है, वाई इज दैट मैन नॉट डूइंग वर्क भी कर सकते थे, दोनों सही था। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, एक कौन वाला देख लेते हैं ना। तुम्हें कौन बुला रहा है। आपको याद है ना, जिस वाक्य में कौन प्रश्नवाचक शब्द के रूप में आता है वो क्या बन जाता है, खुद सब्जेक्ट बन जाता है। चलो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH। WH क्या हो गया, हु। ठीक है, उसके बाद इसी हु के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, इज। इसके बाद हमें सब्जेक्ट ढूंढना नहीं है, क्यों, क्योंकि हु ही क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हम कहां पहुंच जाएंगे, जब सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर कहीं नहीं तो आया ही नहीं है, तो नॉट भी छूट गया। हमारे पास क्या बचा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल। कॉल में क्या लगाना, ING। हु इज कॉलिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें। कौन किसे बुला रहा है, किसे, क्या किसे का उत्तर आ गया ना, तुम्हें। ये हो जाएगा हु इज कॉलिंग यू। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। जब हु किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बनेगा तो वही सब्जेक्ट भी बन जाएगा। हु आ गया, हु के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, इज लगाया। इसके बाद जब सब्जेक्ट आएगा नहीं, सब्जेक्ट और यहाँ पर कहीं नहीं भी नहीं आया, सब्जेक्ट और नॉट दोनों छोड़ देंगे, बारी किसकी आ जाएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। काल में ING हमने लगाया, कॉलिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। हु इज कॉलिंग यू। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। एक कितना वाला एक कितना वाला ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तुम अदिति कितना पानी बर्बाद कर रही है। देखो ये हमारा वाक्य है। अब देखो कितना आया है और कितना के साथ क्या आ गया, पानी। मतलब क्या लगेगा, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ मच। चलो ट्रांसलेशन करते, सबसे पहले क्या लिखना है, हाउ मच। हमने आपको बताया था ना, जब हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच आए, उनके बाद तुरंत उनसे उनसे जुड़ी संज्ञा भी लिख देते हैं। कितना के साथ कौन कौन सी संज्ञा जुड़ी है, पानी। यही लिख देंगे, हाउ मच वाटर। उसके बाद इज, एम और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, अदिति। अदिति क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगेगा, इज। हाउ मच वाटर इज अदिति। उसके बाद इज, एम, आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, वेस्ट। वेस्ट में क्या लगाना है, ING। हाउ मच वाटर इज अदिति वेस्टिंग। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, हाउ मच वाटर इज अदिति वेस्टिंग। तो बेटा ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो लगा रहता है। ठीक, और अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड हमने देखा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाना है, और सब्जेक्ट आई है तो एम लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड उसी अफर्मेटिव से
आप नेगेटिव भी बना सकते हो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट भी बना सकते हो, सेकंड कैसे मैंने आपको बना के बताया। ठीक, अब बेटा मैं 5 मिनट और आपका लूंगा। मैं आपको एक एडिशनल जानकारी देना चाहता हूं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उपयोग नहीं होती, मतलब आईएनजी फॉर्म में उपयोग नहीं होंगी। मतलब हिंदी में वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन ट्रांसलेशन जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। वो वर्ब्स पहले लिख लेते हैं। उसमें पहला है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब होता है बेटा समझना। ठीक है, जैसे हियर, सी, हियर, स्मेल, उसके बाद नोटिस, उसके बाद रिकॉग्नाइज। नोटिस मतलब ध्यान देना, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। और दूसरा बेटा वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। अपीयरिंग मतलब प्रतीत होना, दिखाई पड़ना। ठीक है, इसमें पहला वर्ब अपीयर हो ही जाएगा। अपीयर हो गया, लुक हो गया और सीम हो गया। इसमें 3 ही वर्ब हैं। अब तीसरा है वर्ब्स ऑफ इमोशन। वर्ब्स ऑफ इमोशन, इसमें मेन वर्ब लिखते हैं और बहुत सारी वर्ब हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। जैसे इसमें हो जाएगा वांट, उसके बाद फील, उसके बाद लाइक, उसके बाद लव, उसके बाद हेट। ठीक है, और होप, उसके बाद रिफ्यूज, उसके बाद विश। ये वर्ब है जिनका हम आईएनजी फॉर्म में उपयोग नहीं करेंगे। मैं 1-2 एग्जांपल बताऊंगा, आप समझ जाओगे। पहले ये नोट कर लो, देख लो कौन कौन सी हैं। ठीक है, वर्ब ऑफ थिंकिंग, ये चौथा और अंतिम है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। ठीक है, इसमें कुछ वर्ब हैं जो आपको विशेष करके ध्यान रखना। जैसे पहला थिंक ही है। थिंक आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होगा। कब और कब यूज होगा मैं दोनों बताऊंगा आपको। थिंक, उसके बाद बिलीव, उसके बाद अंडरस्टैंड, उसके बाद नो। बस इतना ही जानो, है तो बहुत सारी, बस इतना ही जानो। ठीक, अब चलो मैं आपको बताऊं कि ये कब यूज होंगे आईएनजी फॉर्म में, कब नहीं। मैं ये मिटाने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यही ऊपर मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, जब सी का अर्थ केवल देखना हो, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा। लेकिन सी का अर्थ मिलना भी होता है, ध्यान रखना। जब बाई चांस आप किसी से मिल रहे हो तब आप आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे। मतलब मैं आपको सेंटेंस में लिखूं तो अच्छे से समझा पाऊंगा। आई सी अ फ्लावर। ठीक है, अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, आई एम सीइंग अ फ्लावर, ये वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, आई एम सीइंग अ फ्लावर, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि मैं एक फूल से मिल रहा हूं। अगर आप यूज भी करना चाहोगे, इसका अर्थ बदल गया। इसका अर्थ क्या हो गया? आई एम सीइंग अ फ्लावर। अगर आपको ये कहना है कि मैं एक फूल देख रहा हूं, तब भी आपको यही लिखना होगा, आई सी अ फ्लावर। ठीक, जब ये आईएनजी फॉर्म में आएंगे तो इनका अर्थ बदल जाएगा। अब यहां पर जब सीइंग लग गया ना, तो इसका अर्थ क्या हो गया? मिलना। अब इसका अर्थ देखना नहीं हो गया। चलो वैसे मैं आपको आगे बताता हूं। अब जैसे मैंने लिया हियर, आई हियर सम नॉइस। ठीक है, आप चाहे
वाक्य हिंदी में ये बोलो कि मैं आवाज सुन रहा हूं या मैं कुछ आवाज सुनता हूं। इंग्लिश में आपको यही लिखना है, आई हियर सम नॉइज। आप ये नहीं लिख सकते आई एम हियरिंग सम नॉइज, ये नहीं लिख सकते। हियरिंग का यूज कब होगा, जैसे जज जब कोई केस सुनता हो, जैसे ये हो जाए द जज इज हियरिंग द केस। ठीक है, अब यहां पर इज के साथ आईएनजी लगा है। यहां हियरिंग का अर्थ हो गया सुनवाई करना, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं, बहस कर रहे हैं और जज उन पे निर्णय दे रहा है। ठीक है, यहाँ हियर का अर्थ सुनना नहीं हुआ, ठीक है, वो बहस सुनकर निर्णय देना हो गया। ठीक, अब आते हैं हम स्मेल। स्मेल को ध्यान में रखना। स्मेल जब बेटा सुगंध देने की बात आए तब आप आईएनजी नहीं लगाओगे, लेकिन सुगंध लेने की बात आए तब आईएनजी आप लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने लिखा द रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, गुलाब बहुत अच्छे महक रहे हैं। चाहे आप ऐसा कहो चाहे ऐसा कहो, गुलाब अच्छे महकते हैं, रहे हैं और ते हैं दोनों एक ही तरह से ट्रांसलेट होगा। अब इसका नहीं कह सकते कि रोज इज स्मेलिंग स्वीट। अब यहां पर ये स्मेल्स क्या है, खुशबू देने की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, लेकिन मैं अगर इस वाक्य को ऐसे लिखूं, आई एम स्मेलिंग द रोज, अब ये मेरा वाक्य सही है, एम के साथ स्मेलिंग लग गया। क्यों, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि मैं गुलाब सूंघ रहा हूं। यहां पर सूंघने की बात नहीं है, मैं नाक से यहां पर सूंघ रहा हूं, इसलिए आईएनजी लग गया। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि ये जितनी भी वर्ब हैं, अगर आईएनजी फॉर्म लग जाएगा तो ये अपने अर्थ के लिए नहीं यूज होंगे, इनका कोई अलग अर्थ हो जाएगा। जैसे फील है, तो अगर फील का मतलब क्या है, महसूस करना है, तब आईएनजी नहीं लगाओ। जैसे आई फील यू आर सैड, मैं महसूस कर रहा हूं तुम दुखी हो। तो यहां मैं महसूस कर रहा हूं, तब भी क्या मैंने बोला, आई फील। लेकिन अगर फील का अर्थ छूना हुआ, तब आप लिखोगे आई एम फीलिंग योर हैंड, मैं तुम्हारा हाथ छू रहा हूं। ऐसे हम आ जाते हैं, जैसे हम करें अंडरस्टैंड, कभी कभी पूछा जाता है, या थिंक बहुत पूछा जाता है। अंडरस्टैंड, जैसे मैं समझ रहा हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड। ठीक, जब आप अंडरस्टैंड किसी अन्य अर्थ में लोगे, अंडरस्टैंड जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग यू आर अ थीफ। ठीक है, तब यहां दिमाग वाला अंडरस्टैंडिंग नहीं, यहां अंडरस्टैंडिंग का अर्थ हो गया मानना, मैं मान रहा हूं कि तुम एक चोर हो। ठीक है, तो जहां अंडरस्टैंड का अर्थ समझना होगा, वहां पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। ऐसे थिंक है, आई थिंक यू आर गुड, मैं समझ रहा हूं या मैं सोचता हूं कि मैं सोच रहा हूं कि तुम अच्छे हो। तो यहां पर रहा हूं या था हूं, दोनों का अर्थ क्या हो गया, थिंक। लेकिन अगर आप किसी बात की योजना बना रहे हैं, तब आईएनजी लगा सकते हैं। तब कह सकते हैं आई एम थिंकिंग टू गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ जाने की योजना बना रहा हूं। तो कुल मिला के यही है बेटा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपियरिंग, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होंगे, और जब भी यूज होंगे इनका अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू बेटा, टेक केयर। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, लाइक कर दोगे तो थोड़ा रीच बढ़ जाएगी और लोगों के पास वीडियो मेरा पहुंच जाएगा। थैंक यू बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।